जारी है आवाज। अब ये तकनीकी व्यवधान का क्या किया जाए। आवाज आ रही है तो कोई एक मैसेज आया है। 10-15 मिनट की बात और है। कम- एक कोई मैसेज आ जाए कि आवाज जा रही है तो मैं फिर शुरू करूं। अर्पण जी, आपका संदेश तो आ जाए ना लिखित। हाँ, कई रावण देखा है हमने। एक तो हनुमान की पंक्ति पूरी भी ना हो पाई थी कि बिजली चली गई। लोग जय शिव करते रहे, पर दोबारा बिजली नहीं आई और प्रसारण का समय निकल गया। लोग अब वहां से दुखी मन से जाने लगे। कलयुग है भाई, धर्म को भी काट खाने की अफरा तफरी मची है। आज तो हनुमान जी को रुष्ट ही हुआ समझो। जाते जाते लोग टीवी के आगे फूल अक्षत और पैसे चढ़ाकर सर नवाते और मन में कुछ गुदगुदा कर बाहर निकल जाते। वह तो यह देख देख कर हैरान हो रहा था और धर्म प्रिय जनता के प्रति श्रद्धा से भर भर जा रहा था। गौरी गणेश की प्रतिमा उसने गाय के गोबर से बनाई। कलश स्थापित कर गणेश का आह्वान किया और यजमान को आसन देकर उसने पूजा आरंभ कर दिया। पूजा स्थल पर बहुत से लोग थे जो हाथ जोड़कर भगवत भक्ति में लीन थे। उसने मन ही मन प्रसन्न होकर कथा वाचन का क्रम जारी रखा। पहला अध्याय समाप्त कर जब उसने घंटी बजाई तो यजमान नाराज हो गया। श्रद्धालुओं की जमात ने भी नाराज यजमान का समर्थन किया। अब क्या था, वह मुश्किल में पड़ गया। उसे शंख बजाना आता तो था नहीं। जान कैसे बचती। जनता को मूर्ख बनाना भी आसान नहीं होता। जनता को उन्हीं के हथियारों से जीता जा सकता है। फिर जहां शंख की प्रधानता हो, वहां घंटी की दलील कौन सुने। फिर भी वह घबराया नहीं। काफी गंभीर होकर संयम के साथ बोला, भाई आप लोग पुराने जमान ख्यालों के लोग हैं। लेकिन इतना तो आप लोगों को जानना ही चाहिए कि शंख का प्रचलन तब था जब आसपास के लोगों के प्रति प्रेम हुआ करता था। आज जब पड़ोसियों को कोई देखना भी पसंद नहीं करता, तब क्यों अपने घर में हो रही पूजा का पुण्य लाभ शंख बजवाकर मोहल्ले भर के लोगों में बांट देगा। मैंने तो आप ही लोगों का भला समझकर घंटी बजाई कि आप लोगों की इस महती श्रद्धा से हो रही पूजा का पुण्य लाभ मोहल्ले भर में न जाए और आप ही के घर तक महदूद रह जाए। आप लोग ही सोचिए कि जो पंडित इतनी बड़ी पूजा करा सकता है, उसे शंख बजाने में क्या दिक्कत हो सकती है। उसकी बातों ने तुरंत अपना असर दिखाया और वहां बैठे लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। सबको जैसे ही उसकी बात पर यकीन हुआ तो यजमान ने भी हाथ जोड़कर अपनी हामी भरी। अब उसने अपने तेवर में आकर इनकार में सिर हिलाया ताकि अवमानना का बदला सूद सहित सम्मान में ले सके। फिर क्या था, सभी लोग बारी बारी से उसके पांव पड़े और तब उसने कथा का क्रम फिर से शुरू किया। कथा समाप्त होते ही दक्षिणा पर मामला लटक गया। उसने पंडितों के प्रचलित परिपाटी के अनुसार दक्षिणा का संकल्प आरंभ में नहीं कराया था। कथा विसर्जन पर उसने यजमान से दक्षिणा का संकल्प कराने को कहा। यजमान ने बहुत मामूली रकम की बात उठाई और अनुनय करके उसे पिघलाना चाहा, पर वह मानने वाला था कहाँ। उसने जिद की कि अगर कम से कम 151 रुपये न मिले तो वह कथा विसर्जित किए किए बिना चला जाएगा और तब भगवान शालिग्राम ऐसा अनर्थ करेंगे कि घर में कोई रोने वाला भी न बचेगा। उसके उग्र तेवर और देवताओं के कुपित हो जाने के भय से घबराकर यजमान ने रोते रोते उसकी मांग पूरी की। उसने कथा विसर्जित कर प्रसन्न मन से यजमान की मुराद पूरी करने की ईश्वर से प्रार्थना की और जाने को तैयार हुआ। किंतु बिना भोजन कराए यजमान पंडित को विदा कैसे करे। उसने जिद कर ली थी कि वह भोजन नहीं करेगा। बहुत अनुनय विनय के बाद उसका मन बदला। उसने प्रसाद के लिए बनी पूरी सब्जी का भोग लगाकर भोजन ग्रहण किया। जब वह चलने लगा तो घर के बच्चे जवान बूढ़े सबने उसके पांव छुए, रुपए रख प्रणाम किए
और उसने सबकी और उसने सबको आशीर्वाद देकर हर्षित होकर अपनी राह पकड़ी। उसे हर्षित देख यजमानों से घिरे पंडित धर्मदेव द्विवेदी शास्त्री भी प्रसन्न हुए और अपने पास बैठने का संकेत कर पूछ पड़े, कहो भैया, पूजा तो हो गई ना? हाँ, उसने कहा। कोई बखेड़ा तो न खड़ा हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे तब तो कमाल ही हो गया, पर दक्षिणा तो कम मिली होगी जरूर। कैसे? उसके मुंह से अनायास निकल गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह कहकर उसने अपने सारे परिश्रम पर पानी फेर दिया। वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि पंडित ने उसे मंदिर के अंदर चलने को कहा। यजमानों को बैठे रहने की सलाह देते हुए पुजारी ने कहा, अभी आता हूं। शालिग्राम शालिग्राम जी को सिंहासन पर बिठाकर मंत्र पढ़ना है। यजमान के घर से भगवान आए हैं ना? यह कहते पंडित मुंह टेढ़ा कर विकृत ढंग से मुस्कुराए। संकल्प कितने का हुआ? यही 151 का। हाँ? पंडित चिमके। भाई, इतनी रकम तो मुझे भी कहीं नहीं मिल पाती। आपको कैसे मिल गई? बहुत ठनाठनी करनी पड़ी पंडित जी। करना क्या हुआ? पंडित ने फिर पूछा। अरे वही पंडिताऊ नखरे। नहीं दोगे तो भगवान शालिग्राम का श्राप पड़ेगा और पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और मिल गए पैसे? पंडित ने पुनः प्रश्न किया। क्यों नहीं मिलते? भारत के लोग हैं पंडित जी, धर्म छोड़कर कैसे जीवित रहेंगे? पेट भरे न भरे इसकी चिंता उन्हें नहीं होती। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता होती है कि चाहे जो हो, उनके इष्ट नाराज न हो। और जानते हैं पंडित जी, इस इष्ट को आप जैसे पंडितों ने उनके दिलो दिमाग में बिठा दिया है। वे चाह कर भी इस इष्ट के भूत से अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते। वह पंडित के लालची स्वभाव की प्रतिक्रिया में यह सब बोल गया था, जिसे सुनकर पंडित बहुत दुखी हो आए। उन्होंने नरमी से समझाते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही बोलते हो भैया। पंडित के घर में पैदा न हुए होते तो आज कोई कोई पूछता नहीं। जहां 10-5 रुपए की आफत है, वहां इतने रुपए कहां से मिलते? कलयुग का प्रभाव है यह प्रभाकर जी, साक्षात कलयुग का प्रभाव। नहीं होता तो आप जैसे पढ़े लिखे ब्राह्मण बिरादरी के आदमी अधर्म की बात तो न करते। यह अधर्म है। हाँ, कैसे? जिस भक्ति भाव से दुनिया चलती है, उसे आप पाखंड कहते हो। यह अधर्म नहीं तो और क्या है? बाहर बैठे यजमानों की नजर इधर ही थी और वे सारे इधर ही उत्सुकता से कान लगाए जान पड़ते थे। उसने उनकी परवाह किए बिना पंडित से कहा, आप जो करते हैं ना, वह अधर्म ही है। यह दुनिया भक्ति से नहीं, कर्म से चलती है। और आप जिसे भक्ति भाव कहते हैं, उसे स्वयं नहीं जानते कि वह होता क्या है। यह तो व्यवसाय है पंडित जी, धर्म नहीं है, न भक्ति है। उसका मन तो ऐसे ही भारी था और यजमान के साथ किए अपने व्यवहार पर क्षोभ भी, उसमें पंडित के लालच ने उसे ज्यादा ही उत्तेजित कर दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया में वह उबलता हुआ बोल गया था। पंडित रोष भरे लहजे में बोल पड़े, हाँ हाँ, आप तो सब कुछ जानते हो। ठीक है ठीक है, बिरादरी के ना होते तो बताता आपको। नहीं तो क्या करते आप? क्या कर लेते मेरा? उसके आवेश को देख पंडित धर्मदेव द्विवेदी शास्त्री चुप हो गए थे। उसने आज की पूजा में पाए सभी पैसे उनको सौंपते हुए कहा, यह दक्षिणा के पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए और मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। पंडित इतने बेवकूफ न थे कि अपना हित अहित न सोचते। पहले तो उन्होंने पैसों को लेने से इनकार किया, पर उसके दबाव देने पर कुछ रुपए उसे देकर बाकी की राशि को अपनी जेब के हवाले कर लिया। वह भी अपना श्रम क्यों व्यर्थ करता? जो हाथ सो साथ के तर्क पर जो मिला वह लेकर वहां से जाने को हुआ तो पंडित ने उसे फिर कुछ समझाना चाहा, पर उसने हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम कर अपनी राह ली। चलते समय उसने कसम ली कि आगे फिर कभी वह पंडिताई का काम न करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो ये एक छोटा सा अंश और मैं पढ़ दूं।
अगर कोई आप लोगों में से किसी का मैसेज आए कि रुचि हो तो मैं पढ़ूंगा एक। कोई एक मैसेज आ जाए कि कुछ। चलिए एक छोटा सा अंश है, ये पढ़ के मैं समाप्त कर दूंगा। अब उसके पास रोजी रोटी के नाम पर एक ही व्यवस्था रह गई थी, आलोचक महोदय के यहाँ प्रत्येक मंगलवार को जाने और काम बजाने का। महीने में 200 रुपए के इस प्रबंध से उसका काम नहीं चल रहा था। मुश्किल यह थी कि किसी को उधार बाकी करके काम भी चलाने की जुगत करे तो लौटाएगा कहां से। यह प्रश्न भी था, लेकिन हीरालाल की नेक नियति से उसका काम बाधित न हुआ। वह उनसे पैसे न लेने की जिद करता तो वे कहते, उधार ही है, जब भी होगा मिल जाएगा, चिंता न करिए। वह बार बार उनकी सदाशयता के प्रति कृतज्ञ होता और नए काम की खोज में लगा रहता। एक दिन उन दिनों नामी कपड़ा मिल स्वतंत्र भारत मिल के एक पढ़े लिखे कामगार से भेंट हो गई तो उन्होंने उसे एक अच्छी जानकारी दी। बताया कि दिल्ली सदर इलाके में एक प्रकाशन है, नाम है राम प्रेस। डिप्टीगंज में है वह। वहां धार्मिक पुस्तकों के मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंगों को मुक्तकों में रूपांतर कराया जाता है। छोटी छोटी पुस्तिकाओं में छपकर मुक्तक लाभ का सौदा हो जाते हैं। मुक्तकार को उनकी योग्यता के अनुरूप मेहनताना मिलता है। उसने वहां जाने का निश्चय किया और एक दिन खोजते खाजते ठिकाना पा ही गया। राम प्रेस के तोंदियल मालिक सेठ पूरनमल मारवाड़ी थे। प्रेस के अपने कार्यालय में चंदन लगाए और आमनामी ओढ़े ऐसे विराजते मानो हिमालय की किसी गुफा से प्रकट हुए हों। बात बहुत सलीके से करते और वाक्य के पूरा होते ही राम राम करते। वे जितने सहृदय और संत दिखते, अंदर से उतने ही कृपण और ठग थे। प्रभाकर बड़ी मुश्किल से उस गली में पहुंचा था जहां प्रेस था। जाने पर संतरी ने दरियाफ्त किया और जब प्रयोजन जाना तो किंचित विनम्र होता हुआ सेठ पूरनमल के कक्ष तक पहुंचा दिया। संभव है प्रभाकर की दुबली पतली काया को सफेद कुर्ता पाजामा में देखकर उसे किसी ब्रह्मचारी का आभास हुआ हो। जो हो, वह बिना भय के उनके सामने हाजिर हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सेठ ने सामने की कुर्सी पर उसे बैठने को कहा और आने का प्रयोजन पूछा। प्रभाकर ने उक्त कामगार की चर्चा की और अपनी मंशा स्पष्ट की। सेठ ने अपने किसी अर्दली को आवाज देकर हाली छपी कुछ पुस्तिकाएं लाने को कहा। पुस्तिकाएं देखकर प्रभाकर ने उन्हें उल्टा पलटा। काम कोई आसान न था और रूपांतरों में धोखा किए बिना काम होना मुश्किल था। मानस के सुंदर कांड से लेकर गीता, दुर्गा, सप्तशती जैसे ग्रंथों को मुक्तक में ढालना सहज काम नहीं था। वह अभी इन रूपांतरित पुस्तिकाओं को देखकर सोच विचार में ही मगन था कि सेठ की धीमी आवाज उसके कानों से टकराई। नाम क्या बताया आपने? जी, प्रभाकर तिवारी। और पढ़ाई लिखाई? जी, एमए कर रहे, आखिरी साल है। अच्छा, होगा आपसे यह काम? लगता हो कि हो जाएगा तो नमूना दिखाइए। उसने सामने संकट खड़ा देखा पर साहस के साथ डटा रहा। बोला, जरूर, काम दीजिए तो करके दिखाते हैं। यह पुस्तिकाएं तो मुक्तक में रूपांतरित हो चुकी हैं ना? अच्छा। जैसे सेठ पूरनमल को विश्वास नहीं हो रहा था, उन्होंने चुनौती देने के स्वर में कहा, आपको तो बहुत सी चीजें कंठस्थ होंगी। रामचरितमानस से सुंदर कांड के ही कुछ अंश मुक्तक में करके दिखाइए तो जानूं। वह पहले डरा, फिर धीरज रखकर स्थिर हुआ तो सुंदरकांड की स्मृति हो आई। उसे सुंदरकांड तो याद था ही,
मानस के प्राय सभी भावपूर्ण प्रसंगों की स्मृति थी। अब चुनौती उसके रूपांतर की थी। तोंदियल सेठ पुरनमल बेहस रहा था और कठिन परीक्षा में डालकर वह खुश था कि इस नादान से क्या होने वाला है, जो करेगा। लेकिन प्रभाकर ने थैले से डायरी निकालकर कलम संभाल ली और कठिन राह को पार करने की जुगत सोचने लगा। उसने सेठ से कहा, 10-15 मिनट की मोहलत दें, प्रयास करता हूं। उसने हाँ हाँ कहकर क्यों नहीं 2 बार कहा। उसने अपनी याद को टटोला और आरंभ से ही उसे रूपांतरित करने लगा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आऊं सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विसेखी। उसने मुक्तक में उक्त चपाइयों का रूपांतरण कर डायरी में लिखा। जामवंत की वाणी सुन हर्षित हो, हिय में पुलकित हनुमान यह बोले। जब तक सीता माता की सुधि लेकर लौटूं, तब तक दुख सहकर भी रहिए फल मूल खाकर। काम बनेगा निश्चय ही विश्वास है, हर्ष विशेष तभी होगा यह आस है। वह भी काम में तल्लीन ही था कि सेठ पूरनमल की तोंदियल देह लहराई और वे बोले, बस बस जो किया है उसे सुनाइए, अभी तो मुझे सिर्फ काम का नमूना चाहिए। राम राम। प्रभाकर ने उक्त रूपांतरित पंक्तियों को उत्साह से सुनाया तो सेठ की आंखें ललछौनी हो गईं। वे राम राम कहते पूरा पद सुनकर खुश हुए और खड़े हो गए। प्रभाकर को अपनी विजय का हर्ष हुआ। हर्ष का कारण यह भी था कि सुंदरकांड की रूपांतरित पुस्तिका ठीक न थी, उसमें वर्तनी दोष तो था ही, भावांतरण भी न था। सेठ पूरनमल की अनुभवी आंखों ने उसे परखा और लगभग घंटे भर बाद अपने किसी आदमी को भेजकर उसके लिए मिश्री और 1 गिलास पानी लाने को कहा। उसे प्यास तो बहुत लगी थी, पर संकोचवश उसने पानी नहीं मांगा था। आते समय सदर में 10 पैसों में 1 गिलास पानी पिया था। मिश्री की डली को कुर तोड़ता हुआ जब ठंडे पानी को गले में उतारा तो बड़ी राहत महसूस हुई। वह अभी आराम की मुद्रा में ही था कि सेठ पूरनमल की रसभरी वाणी उसके कानों से टकराई। अच्छा कर लेते हैं, कविता लिखते होंगे जरूर, और सुंदरकांड का कंठस्थ होना बड़ी अच्छी बात है। राम राम। तो ऐसा कीजिए कि सुंदरकांड को पूरा मुक्तक में करके लाइए, पूरे 500 रुपए दूंगा। वह खुश हुआ, लेकिन पैसे को लेकर थोड़ा असमंजस में पड़ा। मन में यह चल रहा था कि पैसे इससे अधिक होते होंगे, लेकिन उसे पता चले भी तो कैसे कि इस काम का पैसा होता भी है तो कितना। वह भी यही सब सोच रहा था कि सेठ की भारी आवाज गूंजी, क्यों पैसा कम लग रहा है? यह कम नहीं है, हम 500 रुपए में महीने भर चाकरी कराते हैं। देखिए यहाँ जितने लोग हैं सबका पगार 500 ही है। राम राम। नहीं, यह नहीं सोच रहा, कभी किया नहीं तो मैं भी क्या जानूं कि इस काम का कितना मिलता है। सेठ को जाने क्या सूझा, उन्होंने 100 रुपये और जोड़ दिया और कहा, पूरे 600 देंगे, पर 10 दिन में काम चाहिए, जल्दी छापना है। राम राम। कोशिश करेंगे, अपनी पढ़ाई भी है, सामने परीक्षा है, फिर भी भरोसा रखिए। सेठ को शायद विश्वास हुआ हो। पेशगी के तौर पर 100 का एक नोट पकड़ाते हुए वे बोले, करते चलिए तो बहुत फायदा होगा। यह पेशगी इसीलिए है कि आप काम जल्दी पूरा कर लें, इसे अपनी बख्शिश हरगिज न समझिएगा, यह काम करने के पैसे हैं। राम राम। प्रभाकर ने हामी भरी। सेठ पूरनमल ने उसका नाम पता रजिस्टर में लिखकर उसके पेशगी के 100 रुपये लिखकर उससे हस्ताक्षर कराया और कहा, तो फिर मिलते हैं पंडित जी। राम राम। प्रभाकर चला तो खुश था, कोई काम तो मिला। धर्म संस्थान की बंधी आय से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया था, लेकिन उसके छूटने से मुश्किल आ पड़ी थी। अब अंदर से हल्का महसूस करता प्रभाकर खुशी महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि जब पैसे पूरे मिल जाएंगे कि वह क्या क्या करेगा। तब उसका
उसका घर भी दृश्य की भांति सामने तैरता दिखा। उसकी बाट जो होते माँ की पनीली आंखें, पिता के कमजोर कंधे, भाई बहन की प्रतीक्षा और पत्नी की उम्मीदें एक साथ दिखे उसे। उसे गांव से आए लंबा समय हो गया था। याद किया तो तड़प उठा। लगा कि सब छोड़ छाड़ कर अपने घर को चला जाए। कितना झेले वह और क्या क्या करे कि जी सके। लेकिन यह सोचकर हिम्मत हारने का यह समय न था। सामने परीक्षा थी और अब तक लगातार झेलते रहने की फलश्रुति भी यही थी। सब अनुकूल होगा तो जाना तो घर ही है। यूं पीठ दिखाकर अब तक के किए धरे पर मिट्टी डालकर भागना अपनी हंसी ही उड़वानी थी। यहाँ तो जो उड़ता वह तो उड़ता ही। गांव की फफ्तियों को वह कैसे सहता। घर के लोग कुछ भी न कहें, लेकिन पास पड़ोस के लोग हंसकर निहाल होंगे। दिल्ली पढ़ने गए थे, होश ठिकाने आया तो भाग चले। अरे अरे मेहरी की याद आई होगी सो भाग आया। माता पिता भले कुछ न कहें, पर उनका आसरा भी तो टूटेगा। लौटने पर उसे मिलेगा क्या अब जिसके अलावा, और वह फिर करेगा क्या। उसने माथा झटका। थकी और पस्त पड़ी देह से चिकट बनियान निकाल कर नहाया तो थोड़ा आराम मिला और यादों से छुटकारा भी। फिलहाल इसको यहीं रोकते हैं। मेरा ख्याल है 1.25 घंटा हो गया और लगभग 8-10 मिनट हमने डिसकनेक्शन का भी लाभ उठाया था, आपसे विराम ले लिया था। मुझे लगता है कि ज़्यादा समय हो गया है और आपके धीरज की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कोई संदेश आए कि किसी की दिलचस्पी हो तो कुछ पेज और पढ़ सकते हैं, वरना कोई एक भी संदेश ऐसा आए जिसमें 2-4 पृष्ठ और सुनने का साहस हो तो सुना देंगे, अन्यथा इसको यहीं रोकेंगे। मेरा ख्याल है शुरुआत मैंने आरंभिक अंशों में से की थी, तो मेरा ख्याल है कि इसका समापन अंश पढ़ देते हैं। समापन अंश पढ़ देते हैं, ये शायद अच्छा लगे आपको। वह ढलते दिन का कोई समय रहा होगा जब कुमुद थकी हारी दशा में उसके कार्यालय में आई थी। उसकी हालत देख प्रभाकर चौंक गया। पूछने पर उसने अपना वृतांत कह सुनाया। सुनकर प्रभाकर चिंतित हुआ, बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह होना नहीं चाहिए था। मैंने नहीं किया यह सब। वह यही चाहता था और ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। कुमुद का थकी आवाज में जवाब था। इसका क्या हल निकाला जाए? उपाय क्या है? अदालत के अलावा रास्ता क्या है? तुम किसी वकील से बात करो। उस अय्यास को सजा देना जरूरी है और अपना हक भी लेना। तुम्हारा मतलब तलाक से है और मिलने वाले नियमित खर्च से? प्रभाकर ने कुमुद से पूछा था। कुमुद ने सहमति में सिर हिलाया और उसके उत्पीड़न के सवाल को भी उठाने की बात की, जिसे वह भविष्य में दोबारा करने की हिम्मत न कर सके। प्रभाकर को इस संघर्ष में उसका साथ देना था। वह कटिबद्ध था कि उसका सहारा बने। कहीं न कहीं वह अपने को अपराधी भी मान कर चल रहा था, क्योंकि यदि वह उसे अपना सका होता तो उसके साथ ऐसा दुर्भाग्य घटित न हुआ रहता।
उसके अलावा भी यदि कोई और उसके जीवन में आया होता तो भी इस यातना में वह न पड़ी होती। वह प्रभाकर ही था जिसके मुंह में कुमुद कोई और राह न देख सकी थी। समस्या विकट थी, कठिनाइयां थीं और सब तरफ उदासी का पसारा। प्रभाकर इस सच से भी अनजान न था कि अदालतें किस तरह से काम करती हैं। वकील करना और उसकी फीस भरते रहना कोई मामूली झंझट का काम न था, पर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कोशिश करके प्रभाकर ने एक परिचित के मार्फत एक वकील से बात की। उसने गंभीरता से मामले को समझकर मुकदमा दायर करने की सलाह दी। जरूरी कागजात मुहैया कर जैसे तैसे पैसे जुटाकर मुकदमा दायर हुआ तो उसने राहत की सांस ली। अब यह भी उसके दायित्व में आ जुड़ा था। कुमुद मायके में भी भारी तनाव से गुजर रही थी। माँ रोती रहती और पिता उसे चारों तरफ भद भद पीटने का ताना दे रहे थे। छोटा भाई इस चिंता से दुबला हो रहा था कि परित्यक्ता बहन के घर में रहते उसकी शादी नहीं होगी। रिश्तेदार कुमुद में ही खोट निकालकर उसके चले आने को उसकी चारित्रिक विफलता मानते। कुमुद घर के कमरे में दुबकी रहती और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती, लेकिन वह कमजोर न थी। वह हौसला था और अपनी जीत का भरोसा भी। कभी कभी जब वह तानों से परेशान हो जाती तो घर से निकल जाने को कहती और चीख पड़ती, यह मेरी लड़ाई है, लड़ना और जीत कर दिखाना हमें आता है। हमें कोई कुछ न कहे, हम अपने को गिरवी रख कर नहीं जी सकते। अगर यहाँ रहने देना भी मंजूर न हो तो निकल जाएंगे। पर यह रोज रोज का ताना नहीं सुनेंगे। उसके कोप से सन्नाटा पसर जाता। फिर कई दिनों तक कोई कुछ न कहता। प्रभाकर उसका संबल था और उसे यह जानकर संतोष हो रहा था कि अरसे बाद मिलने पर भी वह उसके प्रति सहानुभूतिशील है और उसके संघर्ष का साथी भी। उसका इतना साथ और भरोसा भी मिलता रहे तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लंबे समय तक घर से पत्र न आने के कारण प्रभाकर चिंतित था। घर का कोई हालचाल मिल नहीं रहा था। पिता की सेहत की चिंता अलग थी। भली बुरी नौकरी हो गई थी, अब उसे अपनी जवाबदेही की याद आ रही थी। पत्नी और बच्चे आ सकें तो उनके पढ़ने लिखने का एक माहौल मिले। कोल्हू के बैल की तरह यातना झेल रही पत्नी को भी थोड़ी राहत मिल सके। पत्नी का ध्यान आते ही वह उदास हो गया और अपने को अपराधी मान जाने क्या क्या सोचता रहा। वह भीतर से तड़प उठा। वह क्या करे यह सोचता न था। कार्यस्थल का विवाद, कुमुद का तनाव जो था, वह अपनी जगह एक बड़ी परेशानी का कारण था। उसने तय किया कि उसे 2-4 दिन के लिए गांव जाना चाहिए। कोशिश की तो 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। जैसे तैसे उसने गांव की राह ली थी। गांव पहुंचा तो स्वभावतः सब खुश हुए और उसे देखकर अच्छा लगा कि कुल मिलाकर चिंता की कोई बात नहीं है। पर उसकी चिट्ठी का जवाब क्यों न भेजा गया, यह सवाल उसके मन में था। और यदि वह मिला होता तो उसके आने की जरूरत न होती। कई तरह के काम थे, फुर्सत नहीं थी कि वह आ पाता। पर कारण क्या है? कारण थोड़ा बहुत वह खुद जानता था, लेकिन भरोसा था कि अब भी हठ धर्मिता टूटेगी, लोग उसका भी हित समझेंगे। पर बेकार, उस सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया था। पिता अब अधिक बोलते न थे। देह अधिक साथ नहीं देती थी। थोड़ा चल देते तो पेट में असहनीय दर्द उभर आता। वे उदास रहते और आने वाले दिनों की आहट भांप कर कभी कभी भावुक भी हो जाते थे। जवाब के लिए मां तैयार थी। बोली, माँ बाप पढ़ा लिखा कर बेटे को लायक बनाते हैं, नाना तरह के दुख उठाते हैं। क्या इसीलिए कि वह जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो अपनी मेहरी को पहचान ले, अपने बच्चों को जान समझ ले और जहां जन्म कर्म हुआ उस धरती को पराया कर दे? प्रभाकर अपनी मां के इस जवाब से हक्का बक्का हो गया था। उसे पता चल गया था कि उसकी भेजी चिट्ठी से घर में तनाव फैल गया था और उसकी पत्नी को इसका दोषी बनाकर लांछित किया गया था। कहा गया था कि उसने चुपके से बुला लेने का संदेशा भिजवाया होगा। वह रोती कलपती इस बात से इनकार करती रही थी, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह तो ठीक है मां,
पर किसी के पढ़ने लिखने और कमाने का क्या मतलब है जब वह अपने बाल बच्चों को साथ रखकर पढ़ा लिखा न सके और अपनी पत्नी को जी सकने लायक सुख भी न दे सके। इससे अपनी धरती पराई कैसे हो जाती है माँ? मैं किसी को छोड़ तो नहीं रहा, जो लगता है वह करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा, फिर इसमें हर्ज क्या है? प्रभाकर के कहे पर माँ की तीखी प्रतिक्रिया हुई और वह आगे कुछ न बोल सका। वे बोली, सब यही कहते हैं, पर परिवार साथ हो तो भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। तुम्हारे तो पिता बीमार हैं, आगे क्या हो कुछ पता नहीं। जवान बहनें हैं, बेकार भाई हैं, सब कुछ बिखरा उजड़ा है। ऐसे में परिवार ले जाकर इस लायक बचोगे भी कि घर की तरफ देख सको? मुझे जो कहना था कह दिया, आगे क्या कहना? परिवार तुम्हारा है, जब चाहो ले जाओ, कोई क्यों रोकेगा? भाई बहन की टकटकी और पिता की आंखों में झरते आंसुओं के बीच गांव की दो चार महिलाएं आकर कलयुग के आने की मुनादी करने लगीं। कलयुग यह तो है बहूजी, बेटा मेहरी ना चिन्हे तो कलयुग कैसा? इत इतना पढ़े लिखे हैं, जौन जौन कम पढ़ा लिखा हो ऊ का करे आगे, ई समझने में अब मुश्किल नहीं। प्रभाकर चुप था और देख रहा था कि घड़ी भर में भीड़ सी जमा हो गई। लोग तरह तरह की बातें करते आनंद लेते और इसे घोर कलयुग करार देकर प्रभाकर पर व्यंग्य बाण छोड़ते। जब बहुत कहा सुनी हो गई और बर्दाश्त करने योग्य न रहा तो बीमार पिता बाहर आए। उन्होंने प्रभाकर की मां को फटकारा और लोगों को अपनी राह लेने की नसीहत दी। उन्होंने उसकी मां को डांटते हुए कहा, बेटा तुम्हारा है, इसके बच्चे भी तुम्हारे ही हैं। कुछ पढ़ लिख कर लायक बनेंगे तो कठिनाई क्या है? तुम्हारी बहू क्या जीवन भर घर की दाई ही बनी रहेगी? क्या उसे अपने पति के साथ रहने का हक नहीं? यह सब न करो, बहुत तकलीफ होती है। प्रभाकर तो बना ही इसलिए था कि सबको लेकर जिए, सबको लेकर मरे। संघर्ष नियति में था, सबके साथ, पर सबसे अकेले जीने की यंत्रणा भी उसी के हिस्से थी। वह किस किस से लड़े और क्या करे? सामने जब माँ पिता ही हों और वह कुछ समझने को तैयार न हो तो उपाय क्या बचता है? बीमार पिता का स्वभाव पहले से बहुत बदल गया था, लेकिन माँ के व्यवहार की रुक्षता गई न थी। प्रभाकर को इस पर कोई आपत्ति न थी कि वह जीवन पर्यंत अपने माँ पिता सहित भाई बहनों को भी देखे, जो हो सके करे, पर उसके लिए अपनी पत्नी और बच्चों को गांव छोड़ना उसे उचित नहीं लगता। इसके बावजूद वह विवश था। वह उस मां को दुखी नहीं कर सकता था जिसकी कोख से वह जन्मा था। वह न होती तो वह इस लायक भी कहां हो पाता कि गांव की सरहद छोड़कर दिल्ली पढ़ पाने का सपना भी देखता। इसमें उस मां का भी क्या दोष कि वह उसे गलत ठहरा सके? यहाँ का यही रिवाज है। घर घर में इसी तरह बलि चढ़ने के लिए एक से दो लोग होते हैं जो जीवन भर गृहस्थी ढोते हैं और अंत में इसी धरती में राख हो जाते हैं। इसमें पढ़े लिखे या अनपढ़ का कोई भेद नहीं है। वह यही सब सोच रहा था कि उसकी माँ पास आकर बोली, तुम तो यहीं के सरकारी स्कूल में पढ़े हो ना, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। मेरे दूसरे बेटा बेटी दिल्ली तो नहीं गए ना पढ़ने? हाँ, अगर घर से कट ही जाना चाहो तो ले जाओ परिवार, हम क्यों रोकेंगे? प्रभाकर उन्हें समझा नहीं सकता था, समझाना भी नहीं चाहता था। उसने कुछ न कहा, तय कर लिया कि उसे अकेले ही लौटना है। वह सबको दुख देकर विरोध करके परिवार नहीं ले जा सकता, नहीं ले जाना चाहिए। पत्नी कुछ न बोली, बच्चे बोल नहीं सकते थे, पिता भी चुप थे, भाई बहन चुपचाप घर में पसरे तनाव को भांप रहे थे। यह मुश्किल स्थिति थी और घर में जैसे सब इससे जूझ रहे थे। उस रात वह बहुत उद्विग्न था और अपने आने को लेकर पछता रहा था। सुबह उठा तो द्वार पर जमा लोगों की भीड़ से परेशान हो उठा। उसके पिता की स्थिति बिगड़ गई थी। पेट में असहनीय दर्द से वह बार बार बेहोश हो जाते। वह उनकी इस हालत को देखकर बहुत घबराया। दहशत से सांसें बेतरतीब हो गईं। लोगों ने तसल्ली दी और तात्कालिक दवा से पिता की चेतना लौटी तो उसे राहत मिली। वह समझ गया था कि आगे क्या होने वाला है और यह भी जान गया था कि उसके आने का असल कारण यही था। अब कर्तव्य की बेदी पर अपने उत्सर्ग का समय आ गया था। उसने देर न की। उसी दिन वह अपनी मां को तैयार कर पिता को लेकर दिल्ली के लिए निकल गया था।
उसने बहुत मेहनत की, तरह तरह की जांच, दवा, इलाज और सेवा शुश्रूषा, पर निकला वही जो अंदेशा था। कुछ वर्ष पहले हुए पेट के ऑपरेशन के समय चढ़ गए गलत खून से लीवर में कैंसर की जगह बन गई थी, जिसके कारण उनको बचाया न जा सका। वे गए तो युद्ध का एक बड़ा मोर्चा तैयार कर गए, जहां वर्षों से घात लगाए फरीक बैठे थे, जो 100 वर्ष पहले के बंटवारे में अपना खो गया हिस्सा खोज रहे थे। वे कभी फसल काट लेते तो कभी खेत जोत लेते। मुकदमा, कचहरी, पुलिस, उपद्रव और पिता का साया उठ जाने से बेलगाम परिवार, सबके बीच जूझता प्रभाकर संस्कृति प्रतिष्ठान की यातना भरी नौकरी से लड़ता, तो कुमुद के न्याय के लिए कुलवंत के तिकड़म का जवाब देता। अंत कहीं न था, सब में लंबी प्रतीक्षा थी, और पागलों की भांति भागते दौड़ते हुए फिर भी एक उम्मीद के आसरे जीना था, जिसका कोई पता न था, न कोई और छोर। अंतिम बार कब उससे भेंट हुई थी उसकी भी याद नहीं, पर अब जब खबर मिली है कि प्रभाकर गंभीर रूप से बीमार है, दिल बैठ बैठ जा रहा है। वह दिल्ली में होता तो निश्चय ही मिलने की कोशिश करता, पर अब तो वह लखनऊ के किसी अस्पताल में पड़ा है। बताते हैं कि संस्कृति प्रतिष्ठान के निदेशक की अवैध कारगुजारियों के विरुद्ध उसने आवाज उठाई तो उसे लखनऊ भेज दिया गया। बीमार होने के बावजूद उसे फौरन चले जाने का फरमान जारी कर दिया गया। उसने इस गलत तबादले को रुकवाने की भरसक कोशिश की, पर किसी ने उसकी परेशानी को न समझा। वहां गया तो जाते ही स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। जाने उसे कौन कौन सा रोग है जिसमें वह बार बार अचेत हो जाता है। चेतना आती है तो वह कभी पिता का नाम लेकर पुकारता है, तो कभी कुमुद को याद कर उसे सांत्वना देता है। तुम जीतोगी, धीरज रखो, साथ ही समझना। कभी गांव में पड़ी पत्नी को याद कर सुबक पड़ता है, तो कभी मां को संबोधित कर कहता है, मैं हूं, चिंता न करना, हर अत्याचार का अंत होता है, जल्दी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। एक साथ इतने मोर्चों पर लड़ते हुए वह अकेला है, कोई उसके साथ नहीं। डॉक्टर उम्मीद जताते हैं कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बाद उसे तनाव से बचाना होगा। 40वें वर्ष के आसपास की उसकी देह इतना कुछ एक साथ झेल नहीं सकती। समय विकट है, सब तरफ निराशा है, और घात लगाए बैठे हुए शत्रु हैं, पर उम्मीद है कि वह फिर उठ खड़ा होगा। अब तक तो वह अकेले ही लड़ा है, अब भी अकेले ही लड़ेगा। यह उसका प्रारब्ध है या भवितव्य, या कि सब में अपने को बांट कर जीने की परिणति, नहीं कह सकते। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि सब में होते हुए उसका यह अकेला होना उसका अजीब होना नहीं है। तो क्या है अजीब होना? कभी हमने विचार किया? कभी सोच भी पाए कि आखिर प्रभाकर क्यों इस दशा को प्राप्त हुआ? आप यह ना समझें कि हम उसके लिए आपको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। जिम्मेवार तो वह परिस्थितियां रहीं, पर परिस्थितियां जाने भी दें, भरोसा रखें और कामना करें कि वह उठकर खड़ा हो जाए और फिर लड़ सके। बात जीत हार की नहीं, लड़ने की है, और अकेले, सिर्फ अकेले होते हुए भी वह अवश्य लड़ेगा, तब तक जब तक सांस टूटने से इनकार करती रहेगी। धन्यवाद। अब इसको यहीं विराम देते हैं। आपने धैर्यपूर्वक इसको सुना, कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे और उपन्यास के आने का इंतज़ार करें। उपन्यास आएगा तो आप उसको पढ़ेंगे तो इसके टूटे हुए तार स्वतः जुड़ जाएंगे। उपन्यास के कुछ जरूरी और कुछ रोचक और महत्वपूर्ण हिस्से हमने आपके समक्ष पढ़ा। मुझे लगता है कि कुछ हिस्से या जो भी सुनाया वो निश्चय ही आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अभी 250-300 पेज का उपन्यास है ये, इसके कुछ हिस्से ही तो पढ़े जा सकते हैं, इससे ज्यादा क्या। धन्यवाद।